नमस्कार, फर्स्ट डे की इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति से जुड़ी, शासन से जुड़ी हो या फिर प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी सरोकार है। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलिक्रेसी डीएनए। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान जहां विपक्ष ने कर्ज माफी आदेश को लंगड़ा बता दिया, तो सरकार ने आदेश की बजाय सोच को ही लंगड़ा बता दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया है उसे पूरा करने के लिए सरकार जुड़ चुकी है, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफी तभी होगी जब मोदी सरकार चाहेगी। और क्या कुछ खास रहा आज विधानसभा में, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, ये रिपोर्ट जरूर देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में दोहराया कि हमने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को पार्टी के घोषणा पत्र का अंग बनाया है और इस दिशा में सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक से ही पहल कर दी है। हमारी सरकार की कोशिश है कि अधिकतम किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिले। सरकारी बैंकों के सभी कर्जे माफ होंगे। अधिसूचित और कॉमर्शियल बैंकों से बात की जा रही है। हमने यूडीएच मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। अब केंद्र सरकार को संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर पहल करनी चाहिए। मैंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और बताया है कि राजस्थान में किसानों की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। राजस्थान कृषि आधारित प्रदेश है। कांग्रेस शासित राज्यों की तरह पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाना चाहिए। दरअसल आज सदन में स्थगन प्रस्ताव के जरिए किसान कर्ज माफी के सरकारी फैसले पर वाद विवाद हुआ। इस दौरान सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन इसमें भी कई राइडर लगा दी। सरकार को किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के पास आर्थिक तंगी है तो वो मोदी सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव भिजवाए और भाजपा विधायक दल इसमें अपना योगदान दे। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगाए, वैसे ही सदन में हंगामा बरप गया। बेनीवाल के आरोप के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपना पक्ष रखा। कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने 10 दिन में कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। आज 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है। सरकार स्पष्ट करे कि अब तक कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी को लेकर सरकार ने जो आदेश निकाला है ये लंगड़ा आदेश है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंगड़ा आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। गहलोत ने कहा, अगर आपने ये शब्द वापस नहीं लिए तो मैं कहूंगा लंगड़ी सोच होती है, आदेश नहीं। इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सत्ता पक्ष पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी के लिए जो आदेश जारी किया है उस पर वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं ली गई। सदन में कर्ज माफी को लेकर भाजपा विधायक ने वेल में आकर नारेबाजी की तो अन्य विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि एक पत्र का हवाला दिया कि हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। तो यार कम से कम ये 10 दिन में लिख देते कि हम एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और वो अगर देंगे तो हम 10 दिन में माफ़ कर देंगे। आपको किसी ने माजूर किया नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वास्तव में केवल और केवल किसानों को भ्रमित करने के लिए एक झूठा आश्वासन 10 दिन का दे करके जो वोट बटेरने की कोशिश की वो इनके गले की हड्डी बन गई। न तो अब ये बता सकते हैं कि कितने किसानों का कर्जा माफ़ होगा, न ये बता सकते हैं कि इसमें पैसे की जरूरत कितनी होगी। लंगड़ा आदेश तो स्वाभाविक था, आपने निकाल तो दिया आदेश, पर उस आदेश का जो परिणाम आना चाहिए वो तो फील्ड में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो लंगड़ा ही हुआ और कैसा हुआ आदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का जो पत्र लिखकर उसको पढ़ा, ये सिद्ध हो गया है कि ये सरकार, अगर केंद्र की सरकार ने कर्जा माफ़ किया तो उसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी। बाकी ये इस सरकार की मंशा किसानों का कर्जा माफ़ करने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 दिन गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया और अब तक सरकार पात्रता तय नहीं कर पाई और सरकार के पास किसानों के खाते में पैसा जमा कराने की धनराशि भी नहीं है। किसान कर्जे की जहां तक सवाल है, 18,000 करोड़ के रुपए 18,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने माफ किए। किसानों के कर्जे पिछली बार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने माफ किए थे 72,000 करोड़ के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद ने तो कोई भला काम किया नहीं। जो काम अच्छे कांग्रेस की सरकार ने किए, अब उनसे इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसमें कमियां निकालना,
और कमियां निकाल कर बात करना। आप 11 तारीख तक सत्ता में थे, 11 को रिजल्ट आया है, 1 महीना हुआ है कांग्रेस की सरकार बने हुए। आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सारा उल्टा काम आप ही का किया हुआ है। बहरहाल किसान कर्ज माफी पर भाजपा विधायकों के रुख को देखते हुए जाहिर होता है कि फिलहाल ये मुद्दा ठंडा होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो विधानसभा सत्र का चौथा दिन रहा और आज क्या कुछ खास रहा, उस खबर का विश्लेषण करते हैं। दरअसल किसान कर्ज माफी पर आज सदन में एक बार फिर से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल विधानसभा में दिग्गजों के बीच टकराव देखने को मिला और जब से सदन की शुरुआत हुई है, पहले दिन से ये तस्वीर भी देखनी शुरू हो गई है। गुलाबचंद कटारिया वर्सेस शांति धारीवाल, तो राजेंद्र राठौर वर्सेस प्रताप सिंह खाचरियावास। लगातार यहां पर इनके बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। हर कोई यहां पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से हंगामा ना हो, क्योंकि जनता के बीच में मैसेज सही नहीं जाता। हालांकि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक मुद्दे को भुना सके, तो वहीं सत्ता पक्ष भी खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता। तो जैन वर्सेस जैन और राजपूत वर्सेस राजपूत में अब पूरे तरीके से मुकाबला खुलकर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधानसभा में अब सोमवार से प्रश्नकाल शुरू होने वाला है और 600 से ज्यादा सवाल अभी तक आ चुके हैं, जिसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इन सवालों में सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा, बिजली, पानी और सबसे खास किसानों से जुड़े सवाल ज्यादा होंगे। वहीं सोमवार को शिक्षा, पर्यटन और राजस्व से जुड़े सवाल लिए जाएंगे। वहीं नए मंत्री पहली बार सवालों के जवाब देंगे और ऐसे में अब वो तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि ये तो सामने आ गया है कि कौन कौन से मुद्दे सोमवार के यहाँ पर सोमवार को उठाए जाएंगे। ऐसे में हर कोई अपनी जवाब की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन एक और खास बात निकल कर आई कि विधानसभा में नए सिरों का मामला भी उठेगा। जी हाँ, नए सिरे से जुड़े प्रश्न भी विधानसभा में लगे हैं, जिसे लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। अब किस जगह को जिला बनाने की मांग है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। इसमें एक अहम है, अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है और इसमें विधायक संतोष ने इस बारे में प्रश्न लगाया है। देखना होगा कि इस प्रश्न के बारे में किस तरीके का जवाब यहां पर दिया जाएगा। क्या वाकई में इसे लेकर पहल की जाएगी? क्या वाकई में हर कोई यहां पर एक सहमति जताता हुआ नजर आएगा? इसके अलावा एक और खास बात कि विधानसभा में अब टिकट दिलवाने का मामला भी गूंजेगा। विधायक राजेंद्र राठौर ने इसे लेकर प्रश्न लगाया है। बहुत ही दिलचस्प है, विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का यह मामला है। चंदवाजी थाने में दरअसल पूरे मामले की जानकारी उन्होंने पूछी है, जो मामला दर्ज किया गया है और टिकट विधानसभा में टिकट से जुड़ा यह पूरा मामला है। देखना होगा कि इसका जवाब जो है सत्ता पक्ष कैसे देता हुआ नजर आएगा। और एक और खास तस्वीर जो है वो निकल कर आई है, क्योंकि हालांकि अभी ये चीज हुई नहीं है, बहुत साल पहले ये परंपरा विधानसभा में थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो परंपरा एक बार फिर से शुरू होगी? क्या फिर से विधानसभा में लड्डू बांटने की परंपरा शुरू होगी? जो जिस दिन का रहे अच्छा वक्ता, उसके सम्मान में विधायकों के बीच लड्डू बांटे जाएं। डॉक्टर सीपी जोशी दरअसल एक बार फिर से पुरानी पहल को शुरू कर सकते हैं, हालांकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद दिला दे, भैरव सिंह शेखावत ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध भगत के लड्डू मंगाए जाते थे और पिछले कुछ सालों में दरअसल ये परंपरा टूट चुकी है और इस परंपरा से नए विधायकों को काफी ऊर्जा भी मिलती थी, क्योंकि अगर वो अच्छा वक्ता है, अगर उसने अच्छा जवाब दिया, अच्छे बहस में उसने अच्छे तरीके से शामिल हुआ है और उसका संबोधन हर तरीके से सही रहा, तो उसके सम्मान में लड्डू बांटे जाते थे और ऐसे में ऊर्जा का भी संचार उसमें होता था। तो सदन में बहस का सार्थक स्तर भी देखने को मिलता था। क्या वो सार्थक स्तर एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल अभी ये चर्चा का विषय है, क्या वाकई में परंपरा शुरू होगी? अगर होती है तो वाकई में ये काबिले तारीफ होगा। चलिए आगे बढ़ते एक और दिलचस्प मामला आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि विधायकों की ब्रीफकेस में 2 करोड़ रुपए। अब ये पूरा मामला क्या है, ये समझाना भी जरूरी है, तो चलिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। दरअसल एक पुराने विधायक ने, जरा गौर से सुनिएगा, एक पुराने विधायक ने नए विधायक से मजाक किया। विधानसभा में बांटे गए थे विधायकों को ब्रीफकेस और नए विधायक ने पुराने से पूछा ब्रीफकेस के बारे में, तो पुराने विधायक ने कहा कि अंदर चुनावी खर्च का पैसा है। हर ब्रीफकेस में 2-2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस पर नए विधायक ने कहा कि मेरे तो 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद विधायक ने वही ब्रीफकेस को खोल लिया, तो उसके अंदर क्या निकला? उसकी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई, क्योंकि उसके अंदर पैसे नहीं, ब्रीफकेस में विधानसभा के डॉक्यूमेंट्स निकले। अब इस बात से अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो नए विधायक है तो उन्हें काफी कुछ गुर अभी सीखने बाकी हैं। इसमें ये गुर ये भी है कि किस तरीके से मजाक यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा
एक और खास तस्वीर, काली मिर्च, मुलेठी, गुड़, अदरक, मिश्री खानी है अब 5 साल। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल एक विधायक साहब का यहां पर कहना है कि विधानसभा परिसर में भाजपा के एक विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि जनता की आवाज उठाने में साथ नहीं देता है गला, ऐसे में पहले ही जेब में रखकर लानी पड़ेगी गला साफ करने की देसी औषधियां। पास में खड़े अन्य लोग भी ठहाका मारने लग गए। जहां एक तरफ टीका टपनी चलती है, एक तरफ यहां पर सियासी गलियारों से लेकर सदन में यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, हंगामा हो गया। तो ऐसे में इस तरीके की जब बातें निकलती है तो हर कोई यहां पर हंसता हुआ नजर आता है, ठहाके लगने शुरू हो जाते हैं और सदन भी खुशनुमा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी आप तक पहुंचा दे कि कभी कांग्रेस में, आज कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। जी हां, यहां पर बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा में उन्होंने नारेबाजी की। यही नहीं, वो वेल में आ गए और सदन के अंदर उन्होंने नारेबाजी की। महर्षि का अतीत कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। हालांकि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से खुलकर सामने आना, हालांकि उनकी पुरानी पार्टी को ज्यादा रास तो नहीं आया, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, किस तरीके से वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, क्या वाकई में उनको नोटिस किया जा रहा है, ये भी देखना होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 15वीं विधानसभा में शब्दों का स्तर नहीं सुधरा है। क्या यहां पर विधानसभा में शब्दों की प्रयोग की गरिमा खत्म हो गई है, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कल विधानसभा में राज्यपाल को एक विधायक ने भुलक्कड़ तक कह दिया था और आज ललित मोदी को भाजपा का जीजाजी तक घोषित कर दिया है। यही नहीं, लंगड़ा आदेश और लंगड़ी सोच जैसे शब्द भी गूंजते नजर आए। ये कितना सही है? बता दें कि गुलाब चंद कटारिया ने कर्ज माफी पर दरअसल तंज कसा, कर्ज माफी के आदेश को लंगड़ा आदेश तक बता दिया, लेकिन उसके इस तंज पर किस तरीके से पलटवार हुआ कि ये आदेश जो है वो लंगड़ा नहीं है, सोच लंगड़ी है। अब इस तरीके की भाषा सदन में कितनी उपयुक्त है, आखिर कब तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। क्या वाकई में इसे लेकर हर एक विधायक को, हर एक माननीय को सोचना नहीं चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प निकल कर आई कि साइकिल से जब विधानसभा पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल से आए हैं वे। आपको बता दें कि इस तरीके की तस्वीर पहले भी निकल कर आई थी और उस दिन भी शुक्रवार था और अब वो विधानसभा में शुक्रवार वाले दिन साइकिल से आए हैं। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को मेरा ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत में भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि 3 राज्यों में हार से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर लिया है, यानी कि इस पर भी वो तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब अकेले वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं है, सक्षम नहीं है और इसीलिए इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की परंपरा हो चली है गठबंधन की, लेकिन फिलहाल वो भाजपा पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल बन गए हैं। जब से सदन की शुरुआत हुई है वो पूरे तरीके से एक्टिव मोड में और खुलकर सामने आ रहे हैं। हर किसी को वो घेरते नजर आ रहे हैं, चाहे वो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाली क्यों ना हो। दरअसल 4 दिन की कार्यवाही में अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही सरकार पर प्रतिपक्ष हमला बोलता है वैसे ही भाजपा को घेरने के लिए बेनीवाल खड़े हो जाते हैं। प्रतिपक्ष के हर हमले को वो कमजोर करने में लगे हुए हैं और ये कोई नहीं है, हनुमान बेनीवाल ही है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता से भी कई बार उनकी बहस हो चुकी है। अब आखिर किसके इशारे पर भाजपा के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल? जहां पर चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था तब कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, लेकिन सदन के अंदर तो कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है और यही सवाल हर कोई कर रहा है। ये तो भाजपा के लिए सिरदर्द बन रहे हैं और भाजपा के अंदर ये चर्चा है कि आखिर किसकी शय पर हनुमान बेनीवाल इतने एक्टिव मोड में और उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच भाजपा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसे लेकर चर्चा भी चल रही थी। हमने आप तक खबर भी पहुंचाई थी। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी इसे लेकर मंत्रणा कर चुके हैं और ये मंत्रणा पहले से भी चल रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से फिलहाल अभी उन्होंने मंत्रणा की है। कल पूर्व मुख्यमंत्री राजे से भी उनकी एक लंबी बैठक चली थी, उसमें भी इसे लेकर चर्चा हुई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दरअसल इस बदलाव को किया जा रहा है और उसे ठीक भी मानते हैं। मोर्चों पर प्रकोष्ठों पर फिलहाल ये विचार किया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, कईयों को एक अहम जिम्मेदारी संगठन के तौर पर दी जाए।
वहीं मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाए। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार 3 जून को मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल यहां पर खत्म हो जाएगा और मार्च के पहले सप्ताह में इसका ऐलान किया जाएगा। जानकार सूत्रों के हवाले से दरअसल ये खबर है 2019 लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। भारत चुनाव आयोग इसे लेकर ऐलान करेगा और जो जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचा दें कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। अप्रैल के शुरुआत से यानी कि मध्य से लेकर मई के मध्य तक चुनाव हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल के चुनाव आम चुनाव के साथ ही संभव है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं लोकसभा के ही साथ, जिसे लेकर हर कोई कोशिश भी कर रहा था कि सभी की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो। लेकिन फिलहाल कुछ राज्य के नाम सामने आए हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव होने हैं और वो लोकसभा के साथ ही कराए जा सकते हैं और उसे लेकर बहुत जल्द औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल जानकर के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में ऊर्जा का अभाव भी देखने को मिल रहा है। अब इसे विधानसभा चुनाव की निराशा कहे या कुछ और, नेशन विद नमो वॉलंटियर अभियान का राजस्थान में तो आगाज हो गया, लेकिन यहां पर सांसद, विधायक, नेताओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। यहां तक कि किसी भी पदाधिकारियों ने यहां पर रुचि नहीं दिखाई। अभियान के शुभारंभ के दौरान सामने कई चौंकाने वाली बात आई और उसमें यह बात भी निकल कर आई, कई नेता तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में होते हुए भी यहां नहीं आए। महज कुछ युवा मोर्चा के पदाधिकारी ही इस दौरान मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि वो इस कार्यक्रम के संचालक भी हों। प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अशोक सैनी, राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र शेखावत, प्रदेश महामंत्री जेपी यादव की मेहनत पूरे तरीके से फेल ही कही जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सचमुच लोगों में भाजपा के प्रति आकर्षण खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्या उनके खुद के ही विधायक, खुद के ही सांसद, खुद के ही पदाधिकारी इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहते? अब इसकी वजह क्या है, इसे लेकर जरूर पार्टी के अंदर आलाकमान को मंथन करना चाहिए। लेकिन एक और चीज कि क्या भाजपा यहां पर मोदी के चेहरे को भुनाने की कोशिश कर रही है, ये भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। भाजपा पार्टी पर नरेंद्र मोदी का नाम अभी भी भारी है। जहां यह कहा जा रहा था कि पिछली बार मोदी लहर की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन एक बार फिर से मोदी का नाम चर्चा में, भाजपा में ट्रेंड कर रहा है नमो अगेन अभियान। यही नहीं, टोपी, टी शर्ट से लेकर हर प्रचार सामग्री पर नमो अगेन लिखवाया जा रहा है। और सबसे खास बात कि सोशल मीडिया पर भी नमो अगेन का जोरदार प्रचार किया जा रहा है। जब भी सोशल मीडिया में इस तरीके की प्रचार प्रसार की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रणी होती है। लेकिन फिलहाल इस बार कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है। लेकिन इस तरीके के अभियान वाकई में काफी दिलचस्प होंगे, लेकिन ऐसे में युवा इसे किस तरीके से लेंगे ये भी देखना होगा, या फिर ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ही सिमट कर रह जाएगा। एक और खास बात आज निकल कर आई, जब मंथन किया जा रहा था सीएमआर में तो कांग्रेसी नेता गिरिजा व्यास का एक बयान निकल कर आया। उदयपुर लोकसभा सीट के मंथन में दरअसल उन्होंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन किया गया, लोकसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाए और इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आपसी गुटबाजी पर भी बैठक में मंथन हुआ और खुद के चुनाव लड़ने को लेकर गिरिजा व्यास क्या बोली, दरअसल उनसे यही सवाल किया गया था, और संगठन जो तय करेगा मैं वही करूंगी, सबसे पहली बात उन्होंने ये कही। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने वैसे कई चुनाव लड़ लिए हैं, आपको यहां पर ये याद दिला दे कि अभी फिलहाल उन्हें जीत नहीं मिली है, काफी वोटों से वह हार गई। अब युवाओं को मौका देने की बारी है। पहले उन्होंने कहा कि जो आलाकमान तय करेगा, और अब वो उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब युवाओं को मौका देने की बारी है। अब इससे क्या मैसेज आता है? दरअसल अंदरूनी भीतरगात पर भी गिरिजा व्यास बोलती हुई नजर आई। इसके अलावा और भी खास खबरें जिसका विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो आज सदन में चौथा दिन रहा, क्या कुछ खास तस्वीरें निकल कर आई वो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। बता दें आपको कि सदस्यों को अपील करके सीपी जोशी ने समझाया तो कई बार चेतावनी भी दी गई आसन से ही। वहीं सीपी जोशी ने साफ कह दिया है सदन में
मुख्य सदस्य नियमों को पढ़कर ही सदन में आए, वरना अनप्लीजेंट काम ही उन्हें करना पड़ेगा। जिस चुनौती की हम बात कर रहे थे कि काफी चुनौतियों से उन्हें जूझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने आसन से साफ कर दिया है कि तमाम विधायकों को, खासकर नए विधायकों को नियम पढ़ने की जरूरत है, यानी कि चुनौतियों का ज्यादा सामना उन्हें करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और खास तस्वीर, जब कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा का फैशनेबल अंदाज देखने को मिला। जी हां, आज सदन में एक नहीं, दो नहीं, तीन ड्रेस बदलकर बैरवा आए। सुबह दिखे जैकेट में तो थोड़ी ही देर के बाद जर्सी में नजर आए, और जैसे ही शाम हुई तो शाम के समय एक और नई जैकेट में सदन में प्रशांत बैरवा नजर आए। अब सदन में बैरवा के ड्रेस प्रेम की चर्चा हो रही है। अब इसे किस अंदाज में ले, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा, जब वो फिर किसी नई जर्सी में और फिर जैकेट में एक ही दिन में इसे बदलते नजर आएंगे। वहीं पीएचक्यू के गलियारों में सियासी गपशप चल रही है। अब ऐसे में सवाल कि क्या अधिकारियों को भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ दिया जाता है? सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा होता है? एक सरकार में पावर में अधिकारी जो रहते हैं, दूसरी सरकार में वो सरकार उन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वही तो होते हैं असली खिलाड़ी जो हर सरकार में फिट हो जाते हैं, या होते हैं गजब के मौसम वैज्ञानिक। अब इस मौसम का किससे ताल्लुकात है? यानी कि जिसकी सरकार आने का मौसम बनता है, संभावित पावर सेंटर्स में अंदर खाने वो सेटिंग बना लेते हैं, यानी कि असली खिलाड़ी तो वही होते हैं। एक और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि क्या आईएएस की भी एक और तबादला सूची निकल कर आएगी जब से सरकार बनी है, प्रशासनिक फेरबदल जारी है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, हालांकि ज्यादातर खाली जगहों को यहाँ पर भर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई अहम पद अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं। साथ ही कुछ आईएएस भी हैं नए पद में अनकंफर्टेबल, ऐसे में उन्हें नए पदस्थापन की प्रतीक्षा है। तो अब इस प्रतीक्षा उनकी कब खत्म होगी, ये आने वाली सूची बताएगी। वहीं जिलों में प्रभारी सचिवों में बदलाव का मामला भी चल रहा है। अब बता दें आपको कि कुछ जिलों में प्रभारी सचिव बदले जा सकते हैं। कुछ जिला प्रभारी सचिव आईएएस के तबादले भी हुए हैं, उनके प्रभार भी बदले जा सकते हैं। साथ ही मौजूदा प्रभारी सचिवों का जिला भी बदला जा सकता है। सीएमओ में ये फाइल भेजी जा चुकी है। जो मंत्री हैं जिस जिले के प्रभारी, वे अपने अनुसार सिफारिश कर सकते हैं। बदलाव या नया प्रभारी सचिव लगाने की सिफारिश भी की जा रही है। वहीं पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की कवायद भी तेज हो गई है। दरअसल सरकार के पास 4000 से ज्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। मंत्रियों से लेकर विधायकों की भी यहां सिफारिशें मिल रही हैं। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी जो है वो लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आज शाम भी महाधिवक्ता सीएमओ पहुंचे थे। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक की ये कवायद चलती हुई नजर आई। वहीं आईएएस शैलेंद्र अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल बिजली कर्मचारी फंड के 90 करोड़ रुपए डूबने से जुड़ी एक खबर है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। प्रकरण की रिपोर्ट या तैयार करने में प्रसारण निगम के अधिकारी लगे हुए हैं। अनियमितताओं से निजी कंपनी में ये पूरे तरीके से निवेश घिरता हुआ नजर आ रहा है। जो ये निवेश किया गया था, अग्रवाल के कार्यकाल में ही फर्स्ट लीजिंग इंडिया कंपनी में निवेश किया गया था, और पिछले 5 सालों से कर्मचारी फंड का पैसा डूबा हुआ है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक के परिवार में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था, और ज्योति नगर थाने में दर्ज हुआ था ये पूरा मुकदमा। अब इसे लेकर टेंशन बढ़ गई है। तो वहीं संविदा कर्मियों की सरकार ने जानकारी मांगी है। दरअसल कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। सभी विभागों से 10 दिन में कार्मिकों की जानकारी मांगी गई है। संविदा कर्मियों के लिए कमेटी की पहली ही बैठक हो चुकी है। अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं 5 राज सेवकों को बहाल करने की अनुशंसा भी की जा रही है। निलंबन बहाली के मामलों को लेकर एक बैठक हुई है। सीएम से इसे लेकर अनुशंसा की गई। सीएसडीबी गुप्ता ने इसे लेकर बैठक की है, और करीब 12 विभाग के 23 मामलों पर विचार भी किया गया है। चलिए, इसी के साथ ही पॉलिटिक्स डीएनए में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं ब्रेक के बाद देखिए 8 सिविल लाइन्स।